हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है हमारे इस चैनल पर, छत्तीसगढ़ कंप्यूटर्स चैनल पर। आज जो क्लास है, आज जो देखने वाले क्लास वो है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र की सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं, पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट सेकंड हम लेके आए हैं आज, और देखेंगे क्या क्या बातें हुई थी पिछले क्लास में। तो हमने बातें किए थे किस पर, उत्सर्जन क्या है। ठीक है, उत्सर्जन क्या है उसकी भी हमने चर्चा की थी, और हमने कहा था कि हमारे शरीर में, ठीक है, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और नाइट्रोजनिक पदार्थ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कार्बनिक और नाइट्रोजनिक पदार्थ, और ये जो कार्बनिक और नाइट्रोजनिक पदार्थ है वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है। ठीक है, क्या है, हार्मफुल है, या कहने का मतलब है घातक है या हानिकारक है, हानिकारक है। ठीक है, तो इससे सभी नाइट्रोजनी और कार्बनिक पदार्थों को हमारे शरीर से क्या करना है, बाहर निकालना, और बाहर निकालने की इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो चुकी थी। अगर हम बात करें उत्सर्जन के प्रकार की, हमने भी बातें की थी, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि उत्सर्जन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक जिसको कहा जाता है अमोनोटेलिज्म, सेकंड यूरोटेलिज्म, और थर्ड यूरोकोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म में हमने कहा था कि जो प्राणी, ठीक है, जो प्राणी अपना उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं उसे अमोनोटेलिज्म कहते हैं। ठीक है, और ऐसे प्राणी को हमने क्या नाम दिए थे, अमोनोटेलिक। क्या नाम दिए थे भाई, ऐसे प्राणी को हमने क्या कहा था, अमोनोटेलिक। ठीक है, तो अमोनोटेलिज्म कहने का मतलब है ऐसे प्राणी, ठीक है, जो अमोनिया के रूप में निकालते हैं, ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिज्म। लेकिन ऐसे प्राणी जो, इस प्राणी को हम अमोनोटेलिक कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात हमने बात की थी यूरिया। ठीक है, जो प्राणी उत्सर्जी पदार्थ यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं, जैसे कि हमने बात की थी मेढक, स्तनधारी, और इसमें से मनुष्य, मानव आ जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो मानव जो है या मनुष्य मूत्र के द्वारा यूरिया को बाहर निकाला देते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखे थे। फिर यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड के रूप में अगर बाहर निकालते हैं तो उसको हमने क्या नाम दिए थे, यूरोकोटेलिज्म। और ऐसे प्राणी को हमने क्या कहा था यहाँ पर, यूरियोटेलिज्म। ठीक है, इसको कहते हैं यूरियोटेलिक, टेलिक, और यहाँ पर इसको हमने नाम दिया था यूरिकोटेलिक। तो बस यही था और कुछ नहीं। चलिए, हम आए थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अब ये क्या है, ठीक है, यहाँ पर जो फिगर है, जो डायग्राम है, आप जो देख पा रहे हैं वो किसकी है, वो है किडनी की। ठीक है, किसकी है, किडनी। और हमारे शरीर में नंबर ऑफ किडनी की जो संख्या है कितनी है, 2 है। ठीक है, नंबर ऑफ किडनी की जो संख्या है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, पीठ के इस तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ ये जो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो एक किडनी की संरचना ये है, और दूसरी किडनी की संरचना ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो किडनी है, इस किडनी पर हमने कहा था कि इस प्रकार से ये संरचना आपको देखने को मिलती है, और ये संरचना क्या कहलाता है, पेरिटोनियन मेम्ब्रेन। ठीक है, पेरिटोनियन मेम्ब्रेन। और पेरिटोनियन मेम्ब्रेन का कार्य क्या है, मैंने कहा था बार बार कि किसी भी मेम्ब्रेन का कार्य है
उसकी सुरक्षा करना, उस अंग की सुरक्षा करना, बाहरी चीजों से उस अंग की सुरक्षा करना, सिक्योरिटी प्रदान करना। ठीक है, और यहीं पर एक एड्रिनल ग्रंथि या जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है, इसकी चर्चा हम इस चैप्टर में तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से उभरी हुई जो संरचना आप देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से उभरी हुई संरचना देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स वाले पार्ट में हम देखेंगे। ठीक है, जिसमें हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये सभी ग्लैंड्स शरीर के जितने भी सारे ग्रंथि है, ग्लैंड्स हैं, तो वो ग्लैंड्स वाले का अलग चैप्टर, अलग पार्ट हम लेके आएंगे, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अब बात करेंगे किडनी की। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं यूरेटस, मूत्र वाहिनी, जहाँ से मानव का, मनुष्य का मूत्र त्यागने का जो मार्ग है, जो नली है, इसी को हम क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी। यहीं से जो भी यूरिया के रूप में, ठीक है, किसके रूप में हम अभी जस्ट पढ़े हैं, किसके रूप में, मूत्र में पाया जाता है यूरिया, तो यूरिया के रूप में उत्सर्जित पदार्थ क्या कहते हैं, हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, अभी जस्ट डायग्राम का जो है मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन बाद में एक एक चीज को हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये मूत्र इस तरफ से आपको देखने को मिलती है, फिर यहाँ पर क्या होता है, स्टोर होता है, और ये जो स्टोरेज जो एरिया है, उसको हम कहते हैं मूत्राशय या यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, तो इसी यूरिनरी ब्लेडर पर जो है स्टोर होके रहता है मानव का मूत्र या मानव का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मानव का जो है मूत्र यहाँ पर क्या रहता है, स्टोर होके रहता है, समय समय पर यूरेथ्रा से, या जिसको कहा जाता है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा से बाहर निकाल दी जाती है। और यही यूरेथ्रा से जब मूत्र बाहर निकालते हैं, यूरिन बाहर निकालते हैं, तो यूरिन के साथ आपको देखने को मिलता है, क्या बोलते हैं, यूरिया, यूरिया प्लस यूरिन। ठीक है, साथ में यूरिया के, यूरिन के साथ क्या देखने को मिलता है, यूरिन, और यूरिन के प्लस यूरिया आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहीं से बाहर निकल जाती है। चलिए, तो ये तो हुई बातें किसकी, इसकी। ठीक है, और मैंने कहा था एक चीज और, कि किडनी जो है एक सेम के बीज के कार, सेम समझते हो ना। ठीक है, इस प्रकार से जो है सेम बोल सकते हैं, और ये जो सेम के बीज के आकार की जो संरचना होती है, ठीक है, उसी टाइप की जो है संरचना आपको देखने को मिलती है। चलिए, दूसरी बातें, इसका जो डायमेंशन है, कहने का मतलब लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी मोटाई। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई लगभग जो है, नॉर्मल जो है मानव की जो है किडनी की जो डायमेंशन की बात की जाए, तो 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लगभग मोटाई होती है। तो ये डायमेंशन आपको, ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इसका भार 140 केजी के जो सॉरी ग्राम के आसपास रहता है। ठीक है, 140 ग्राम, याद रखिए कितने, 140 ग्राम के आसपास क्या देखने को मिलता है, इसका भार। ठीक है, तो बस इतनी सी बातें हैं। और जब हम जब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आएंगे, इसके बाद जब हम इसको पढ़ा लेंगे, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आएंगे, तब वहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, अब मेन मुद्दे पर चलते हैं। ठीक है, ये जो क्रिया हो रही है, ठीक है, याद रखिए, ये जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया तो किसके अंदर होगी, ये प्रॉपर होगा किडनी के अंदर। ठीक है, और याद रखिए एक चीज है, यहाँ पर किडनी के अंदर बैठा है क्या, नेफ्रॉन। हमारा जो किडनी है, ठीक है, दोनों जो किडनी है, वो जो है नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, नेफ्रॉन का। और लगभग 15 लाख, याद रखिए, लगभग 15 लाख नेफ्रॉन एक आपकी किडनी में आपको देखने को मिलता है। इधर भी 15 लाख और इधर भी 15 लाख नेफ्रॉन आपको एक किडनी में। ठीक है, तो मेन कार्य जो है वो किसका है, वो नेफ्रॉन का। ठीक है, किसका कार्य है, नेफ्रॉन का, जो किसके अंदर बैठा हुआ है, जो किडनी के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए, अब
एक्चुअल में बात करेंगे नेफ्रॉन की, ठीक है। चलिए नेफ्रॉन की बात करेंगे तो थोड़ा देख लेते हैं नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से कुछ प्याले की आकार की संरचना आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो प्याला है उस प्याले की आकार की संरचना, ये नेफ्रॉन की जो संरचना है बल्कि प्याले से के आकार की। चलिए ये संरचना इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है कि एक कुंडली आकार की इस प्रकार से गूथा हुआ, ठीक है। ये इस प्रकार से गूथा हुआ जो है प्याले की आकार की जो संरचना आपको देखने को मिलती है, इसी को हम क्या कहेंगे, नेफ्रॉन कहेंगे, ठीक है। कोई बच्चे इसको सांप ना बुलाए हैं, ठीक है। अभी नाग पंचमी का टाइम नहीं है भाई। चलिए चलिए ये हो गया आपकी संरचना। ये नली है, यहीं से क्या होता है, जुड़ा रहता है। कि थोड़ा छोटा बन गया, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। चलिए ठीक है। और यहीं पर इस प्याले की कार संरचना में ये जो आप धागे नुमा संरचना आप देख रहे हैं, एक एक करके हम बात करेंगे, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, ये धागे नुमा संरचना। चलिए इस तरफ जो आप देख पा रहे हैं, इस यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, अशुद्ध रक्त, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है शुद्ध रक्त। तो इस तरफ मैं लिख देता हूँ अशुद्ध रक्त, इसको क्या बोलते हैं, अफरेंट ऑर्टियोल। नाम लिख लीजिए पहले पूरा, अफरेंट ऑर्टियोस। जिसको कहा जाता है अभिवाही धमनी। क्या बोलते हैं, अभिवाही धमनी, ठीक है। और इस अभिवाही धमनी में बहेगा क्या है, क्या बहेगा, अशुद्ध रक्त। क्या है, अशुद्ध रक्त। इस तरफ को हम कहते हैं इफरेंट ऑर्टियोल, ठीक है। क्या बोलते हैं, इफरेंट ऑर्टियल्स, या जिसको कहते हैं अपवाही धमनी। क्या बोलते हैं, इसको अभिवाही बोलते हैं और इसको अपवाही धमनी बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शुद्ध रक्त। क्या है, शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड, इसको हम बोल सकते हैं प्योर ब्लड।
इनको बोलेंगे इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। ठीक है, चलिए, ये जो प्याले की कार की जो संरचना है, ठीक है, ये इस प्रकार से ये जो प्याले की कार की जो संरचना आप देख पा रहे हैं, ठीक है, और यही प्याले की कार की संरचना को हम कहते हैं बोमन कैप्सूल, ठीक है, या जिसको नाम देते हैं बोमन संपुट। यहाँ पर जो संरचना है, कहाँ लिख दूँ इसको, मैं यहाँ लिख दूँ, ये जो संरचना है इसी को कहा जाता है बोमन कैप्सूल, कैप्सूल या बोमन संपुट। ये चीजें, इसको हम कहते हैं, जो पीले कलर में मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, पीले कलर में जो ड्रॉ किया है इसको कहा जाता है ग्लोमेरुलस, या जिसको कोशिका गुच्छ, क्या कहते हैं, कोशिका गुच्छ, कोशिका गुच्छ, ठीक है, इंग्लिश में नाम लिख लीजिए ग्लोमेरुलस। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, ग्लोमेरुलस, या जिसको कहा जाता है कोशिका गुच्छ, कोशिका गुच्छ। ठीक है, तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं, पीले कलर की जो संरचना देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यही कहलाता है कोशिका गुच्छ। चलिए, ये है, और साथ ही साथ इसके आसपास आपको इस प्रकार से और संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, ये धागेनुमा संरचना, ठीक है, इस प्रकार से धागेनुमा संरचना आपको देखने को मिलती है। चलिए, ये जो फिगर है, ये जो फिगर है वो फिगर है नेफ्रॉन का। किसका है? नेफ्रॉन का। ठीक है, और जिसको कहा जाता है वृक्काणु, हिंदी में हम कहते हैं इसको वृक्काणु, वृक्काणु। ठीक है, याद रखिए। चलिए, तो किडनी की हम बात कर रहे हैं, तो किडनी में याद रखिए, किडनी में, ठीक है, टोटल बोल सकते हैं, टोटल 30 लाख करीब नेफ्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 30 लाख करीब क्या देखने को मिलते हैं? नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो है कार्य है उसको हम समझेंगे, क्या क्या चीज देखने को मिलता है। और जो याद रखिए, जो चीज बनी होती है, क्या बनी होती है? जो किडनी बनी होती है वो नेफ्रॉन सेल से बनी होती है। ठीक है, किडनी किससे बनी होती है? नेफ्रॉन सेल से बनी होती है। नेफ्रॉन सेल से क्या होती है? बनी होती है, बनी होती है। ठीक है, किससे बनी होती है? नेफ्रॉन सेल से। और जो हमारा नेफ्रॉन सेल है वो किससे बना होता है? ये नेफ्रॉन जो सेल है वो दो चीजों से बना होता है। एक जिसको हम कहते हैं कोशिका गुच्छ, या जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, कैप्सूल। ठीक है, इन दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक एक कुछ चीज को मैं समझाऊंगा। देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो संरचना है, ठीक है, ये जो संरचना है पूरी नेफ्रॉन की जो संरचना है, या जिसको वृक्काणु कहा जाता है, ये जो नेफ्रॉन की संरचना है, लगभग ऐसी ऐसी संरचना आपको
एक किडनी में 15 लाख, कहने का मतलब दोनों किडनी में लगभग 30 लाख के करीब आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दोनों किडनी में लगभग 30 लाख के आसपास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और ये जो संरचना है आपको कहाँ मिलेगी? इस किडनी के अंदर। ये जो किडनी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी के अंदर क्या देखने को मिलेगी? जो है नेफ्रॉन देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है? मैंने क्या कहा, जो किडनी है, ठीक है, जो हमारा किडनी है या जो हमारा वृक्क है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना होता है? वो नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं नेफ्रॉन सेल। ठीक, किससे मिलकर बना है? नेफ्रॉन सेल। और नेफ्रॉन जो सेल है वो भी किससे मिलकर बना होता है? वो बना होता है कोशिका गुच्छ प्लस बोमन कैप्सूल। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है कोशिका गुच्छ या जो है बोमन कैप्सूल, कौन सा वाला पार्ट है? यहाँ पर जो प्याले के आकार की संरचना है उसको हम कहते हैं बोमन कैप्सूल। चलिए, अब यहाँ की जो है कार्य विधि हम समझते हैं। ठीक है, ये कैसे कार्य करता है। तो हम बात करेंगे नेफ्रॉन की कार्य विधि। किसकी? नेफ्रॉन की क्रिया विधि या कार्य विधि। क्रिया विधि, ठीक है, समझेंगे। सीधा मैंने क्या है, प्रोसेस ऑफ, क्या है? नेफ्रॉन। प्रोसेस ऑफ नेफ्रॉन या नेफ्रॉन की क्रिया विधि। नेफ्रॉन की क्रिया विधि। ठीक है, अब आप बात करेंगे सबसे पहली बातें किसकी? दो चीजों की, एक एक चीज की हम बात करेंगे। पहली बात करेंगे अफरेंट ऑर्टियोल की। किसकी? अफरेंट आर्टेरियोल्स, या जिसको कहा जाता है अभिवाही धमनी। क्या है? अभिवाही धमनी। ठीक है, क्या कहते हैं? अभिवाही धमनी। अब देखिए, अफरेंट ऑर्टियोल या अभिवाही धमनी, इसकी हम बात करें तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये कहलाता है अभिवाही धमनी। और यहाँ पर अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, क्या बहेगा यहाँ पर? क्या बहेगा? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त बहेगा, रक्त बहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जब अशुद्ध रक्त बहता है तो ये क्या करेगा? यहाँ से अशुद्ध रक्त आएगा, कहाँ से आएगा? इस तरफ से, ये जो नली है, ठीक है, देखिए यहाँ से एक, एक क्या बनी हुई है? नलिका बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ से भी क्या है? एक नलिका बनी हुई है। ठीक है, और इस नलिका से प्रवेश करेगी क्या? अशुद्ध रक्त। ठीक है, इस तरफ इस नलिका से क्या करेगी? अशुद्ध रक्त प्रवेश करेगी। ठीक है, तो मेरी जो धमनी है वहां से, अभिवाही धमनी है, वहां से क्या करेगा? अशुद्ध रक्त प्रवेश करेगा। अब रक्त क्या है? वो अशुद्ध है, तो जाहिर सी बात है उस अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर रक्त को हम क्या करेंगे? टू चेंज इनटू द प्योर ब्लड। ठीक है, तो कहने का मतलब अशुद्ध रक्त को हम चेंज करेंगे या प्योरीफाई करेंगे किसमें? शुद्ध रक्त में। और ये जो कार्य करता है, ठीक है, ये जो कार्य करता है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, जिसका कार्य है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है, ग्लोमेरुलस जो आपको ये इस प्रकार की संरचना दिखाई दे रहा है, कोशिका गुच्छ, ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, जैसे ही अशुद्ध रक्त यहाँ पर प्रवेश करेगा, ठीक है, प्रवेश करने के बाद ये क्या करेगा? छानेगा। ठीक है, फिल्टर करेगा। जैसे आप चाय पत्ती को छानते हैं, ठीक है, चाय बनाते हैं तो चाय छानते हैं, और छान के क्या किया जाता है?
जो शुद्ध है, कहने का मतलब जो छाना हुआ पार्ट है वो नीचे रह जाता है, ठीक है। और सॉरी, जो छाना हुआ है वो गिलास में या जो कप में रह जाता है, ठीक है। कौन सा? चाय। और जो फालतू चीज है जिसको हम फेंक देते हैं, जिसमें हम चाय पत्ती अदरक वगैरह जो भी रखे हैं, ठीक है, तो वो छन्नी में उसको अलग से रख देते हैं, ऐसी होता है। तो इसी प्रकार ये क्या करता है ग्लोमेरुलस, तो यहाँ पर इसका क्या कार्य है, यहाँ पर अशुद्ध रक्त आएगा, ठीक, कहाँ पर? अफरेंट आर्टरी अविवाहित धमनी में। जैसे ही अशुद्ध रक्त आएगा, ये दूसरा जो कार्य है उसका कार्य स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है, या जिसको कहा जाता है कोशिका गुच्छ। क्या कहते हैं इसको? कोशिका या केशिका गुच्छ, सॉरी, इसको हम कहा जाते हैं केशिका गुच्छ, ठीक है। और इसका क्या कार्य है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। इसका जो कार्य है वो है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, कहने का मतलब है ब्लड को छानना, ठीक है, रक्त को क्या करना है? छानने का कार्य। छानने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इसी ग्लोमेरुलस के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्लड छान ली गई है, ठीक है, और जो अशुद्धियां हैं, ठीक है, अशुद्धियां हैं वो यहीं पर है, ठीक है, क्या है? अशुद्धियां हैं वो इस तरफ है। और शुद्ध रक्त क्या होगा? यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे शुद्ध रक्त इस तरफ से निकल जाएगा अपवाही धमनी में, ठीक है। तो शुद्ध रक्त कहाँ निकलेगा? अगर हम थर्ड पॉइंट को देखें, तीसरा, ठीक है, तो ये क्या है? इफोरेंट आर्टियोल, इफोरेंट आर्टेरियोल्स, जिसको हम कहते हैं अपवाही धमनी, अपवाही धमनी। और इस अपवाही धमनी में क्या देखने को मिलता है? आपको शुद्ध रक्त बॉडी में चला जाता है, ठीक है। शुद्ध जो ब्लड है या शुद्ध रक्त है, ठीक है, बॉडी में जाएगा। और ये जो पार्ट है बॉडी वाला पार्ट, कहने को मतलब हर्ट वाला पार्ट, ठीक है, जब हर्ट में जाएगा शुद्ध रक्त, कैसे? धमनी, महाधमनी, सीरा, महासमनी, महासीरा, ठीक है, ये सभी बातें जब हर्ट वाला पार्ट आएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसका यही काम है कि शुद्ध रक्त बाहर चला गया। शुद्ध रक्त हमारे शरीर के लिए जो है, हर्ट के लिए, शरीर के लिए लाभदायक है, तो शुद्ध रक्त आपकी बॉडी में चला जाएगा। अब बात करते हैं अशुद्ध रक्त, ठीक है। अब बचा कौन है? छानने के बाद जो है, आप जो चाय पत्ती और अदरक कूटे रहते हैं, ठीक है, चाय पत्ती, अदरक और बहुत सारी चीज़ें जो भी आप चाय में डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? उसको बाहर ले जाके फेंक देते हैं, ठीक है, और चाय को पी लेते हैं। तो चाय पिया वाला चाय कौन होगा? शुद्ध रक्त होगा, ठीक है, जो बॉडी में चला गया है। अब बात आती है जो चाय पत्ती रह गई या फिर वो जो अदरक कूटे रह गए, तो उसका क्या होगा? आपका घर है, किचन से तो बाहर फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे फेंकेंगे? यही अशुद्धियाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? यही अशुद्धियाँ आपको देखने को मिलती है क्या? जहाँ पर यूरिया की मात्रा, ठीक है, यूरिया वगैरह की मात्रा आपको देखने को मिलती है। और यहीं से, कहाँ से? इसी मार्ग से होते हुए जो है, इसी मार्ग से होते हुए कहाँ से निकल जाता है? मूत्र मार्ग से निकल जाता है। और जो प्रोसेस है और जो ये जो मार्ग लगा हुआ है, वो कौन सा मार्ग है? यही वाला मार्ग है, ठीक है, जो इससे कनेक्टेड है, ठीक है। नेफ्रॉन से जो मार्ग यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर कनेक्टेड है। और यहाँ से किडनी से बाहर होते हुए ये मूत्र के द्वारा क्या किया जाता है? निकल जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है? निकल जाता है। तो इस प्रकार से क्या देखने को मिलता है हमें? प्रॉपर जो है, क्या देखने को मिला है यहाँ पर? नेफ्रॉन का जो है कार्य इस प्रकार से होता है। अशुद्ध रक्त तो लेगा, ठीक है, मैं अच्छे से एक बार और समझाऊंगा, ठीक है। ये क्या करेगा? यहाँ से अभिवाही धमनी में अशुद्ध रक्त को लेगा, ठीक है, यहाँ पर छानेगा, फिल्टर करेगा। और फिल्टर करने का कार्य कौन है? कोशिका गुच्छ कहलाता है या ग्लोमेरुलस कहते हैं। फिल्ट्रेशन करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा, जो शुद्ध रक्त है वो बॉडी में चला जाता है, ठीक है। और अशुद्धियाँ हैं वो इस तरफ से, इस टाइप की जो नाली आकार की जो संरचना देख रहे हैं, यहाँ से जो है आपको प्रवेश करेगा, कहाँ पर? किडनी के बाहर इस तरफ प्रवेश करेगा, यहाँ से मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है, ठीक है। चलो,
तो ये है कुछ बातें। चलिए, ये हो गया है। तो देखिए, इनका कार्य क्या, ग्लोमेरुलस का क्या, मैंने क्या कहा, कार्य क्या है, ये क्या है, रक्त को छानना। एक चीज और याद रखिए इसके अंतर्गत कि ये जो छानने की क्रिया है, ठीक है, इसको तो हम डायलिसिस कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो है क्या कहेंगे इसको, इस छानने की, ग्लोमेरुलस क्या करता है, छानता है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस, ठीक है। और जानते हैं डायलिसिस का मतलब क्या होता है, डायलाइसिस, ठीक है, क्या कहते हैं, डायलिसिस प्रोसेस, देखेंगे डायलिसिस प्रोसेस, ठीक है। इस ब्लड को छानने की जो क्रिया है, ठीक है, फिल्टर करने की जो क्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है किसी का किडनी खराब होता है, ठीक है, किसी का किडनी खराब हो जाता है, कहने का मतलब वो कार्य नहीं कर पाता, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात है, जब किडनी खराब होगा, कार्य नहीं कर पाएगा, तो जो अशुद्धियाँ वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इसी कारण से जो डॉक्टर्स है वो क्या करते हैं, डायलिसिस कर देते हैं, ठीक है। एक आपने देखा होगा, ठीक है, कभी जो है किडनी के स्थान को बांध के इस तरफ लेफ्ट साइड या राइट साइड आपका जो है एक पाइप लगा दिया जाता है, किसके लिए, ठीक है, यूरिन के लिए पाइप लगा दिया जाता है, ठीक है। और एक डायलिसिस भी जो है वो कार्य करता है, ठीक है, एक प्रकार से डायलिसिस की तरह। तो कहने का मतलब, डायलिसिस का मतलब है वो ऐसे एक चीज को क्या करेगा, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करने वाला एक पार्ट लगाएगा, ठीक है, और जहां पर किडनी की तरह ये कार्य करता है, ठीक है। चलिए, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को हम जो है दो किडनी है, ठीक है, तो एक किडनी हम क्या कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो दान करेंगे, लेकिन दान उसी को करेंगे जो फैमिली मेंबर्स हो, ठीक है, जाहिर सी बात है। तकलीफ उतना ज़्यादा नहीं होगा, एक किडनी को अगर दान कर देते या एक किडनी किसी भी प्रकार से खराब हो जाती है किसी भी तरह, ठीक है, तो वो जो दूसरा किडनी है वो लगभग डबल वाला जैसे कार्य करता है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो है उसमें ज़्यादा तो दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभार जो है दिक्कत आनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बात करें यहाँ पर डायलिसिस प्रोसेस की, किसकी, डायलिसिस, डायलिसिस प्रोसेस का मतलब है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या करेगा, फिल्टर करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा, ठीक है। चलिए, अगर बात करते हैं, ठीक है, इस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में सबसे पहला पॉइंट क्या करेगा, फिल्टर करेगा, ठीक है, फिल्टर करेगा। और फिल्टर करेगा, कहा जाता है, जस्ट 1 मिनट, चलिए, हमने क्या, हम कहाँ पर थे, चलिए, मैंने क्या कहा था, एक जो है, चलिए, 1 लीटर जो ब्लड है, ठीक है, इस 1 लीटर जो ब्लड है, इस 1 लीटर ब्लड को क्या करेगा, 1 लीटर ब्लड का लगभग 10%, ठीक है, कितना, 10%, यानी कि 100 ml, ठीक है,
कितना ml? 100 ml। 100 ml को ही क्या करेगा, एक बार में, याद रखिए, एक बार में क्या करता है, फिल्टर करता है। एक बार में क्या करेगा, फिल्टर करेगा, फिल्टर करेगा। ठीक है, पहली बात है। अब देखिए फिल्टर हो गया। डायलिसिस में दूसरा प्रोसेस जिसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या कहा जाता है, री एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब है पुनः उसको क्या करना है, अवशोषण। देखें, अवशोषण का मतलब एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, और रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है पुनः अवशोषण, अवशोषण। ठीक है, अब ये क्या बातें हुई हैं। ठीक है, डायलिसिस के अंतर्गत देखिए दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। एक फिल्टर, नॉर्मल सी बातें हैं, जब मैंने कहा था कि कोई भी जो है अशुद्ध रक्त आएगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, यहाँ पर फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद जो अशुद्धियां हैं इस मार्ग से जाते हुए आपके मूत्र मार्ग से क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। लेकिन जब बात आती है, ठीक है, किसकी, रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, कहने का मतलब है पुनः अवशोषण। और पुनः अवशोषण, देखिए अवशोषण का मतलब क्या होता है, नॉर्मल ये बातें करें तो अवशोषण का मतलब क्या करना है, एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ठीक है, क्या करना, अवशोषण करना, एब्जॉर्ब करना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, अवशोषण। पुनः अवशोषण कहने का मतलब दूसरी बार फिर से हम क्या करेगा, अवशोषण करेंगे। तो याद रखिए यहाँ पर ये चीजें जो होती है वो किस प्रकार से होती है। पहली बार तो फिल्टर हो गया, ठीक है, पहली बार ये क्या हुआ, फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद इस भाई साहब को, किस भाई साहब को, ग्लोमेरुलस को इस भाई साहब को ये पता लगता है कि हमारा द्वारा किया गया जो फिल्टर है, ठीक है, हमारे द्वारा जो किया गया फिल्टर है, उस फिल्टर में क्या है, पोषक तत्व भी शामिल है। क्या है, पोषक तत्व भी शामिल है। और ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या होगा, लाभदायक है, लाभदायक। ठीक है, क्या है, हमारे शरीर के लिए क्या है, जिससे कैल्शियम वगैरह हो गया। ठीक है, तो ऐसे पोषक तत्व हमने के छान के बेकार फेंकने की जो है कगार में है। ठीक है, समझिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं समझाने वाला कि ग्लोमेरुलस का क्या कार्य है। देखिए, अगर आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कार्य को बोला जाता है तो उतना ही कार्य करता है जितना बोला गया है। तो भाई साहब ग्लोमेरुलस का कार्य इतना है कि जितना बोला गया उतना ही कार्य करेगा। तो उसका कार्य है छानना। ठीक है, और छान के जो है शुद्ध को क्या करना, बेकार फेंक देना। ठीक है, तो इन्होंने तो छान दिया ब्लड को, और ब्लड को छानने के बाद इन्होंने पाया कि जो है अशुद्ध रक्त में, ठीक है, अशुद्धियों के साथ साथ पोषक तत्व भी शामिल है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। और अगर हम उसे फेंक दें तो हमारे शरीर के लिए जो है वो वो चीज़ें जो लाभदायक है तो बाहर फेंका जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे अब चाय के साथ छानते हैं, ठीक है, तो कभी कभी कई लोग का आदत होता है कि उस जो है अदरक के कुछ टुकड़े हैं उसको खा दिया जाता है। ठीक है, और कुछ जो है जैसे तुलसी का पत्ता डालते हैं चाय में तो उसको भी किसी के द्वारा चाय के साथ जो है खा दिया जाता है। तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो उसके लिए लगता है कि अच्छी चीज़ें हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर फिल्टर जब करते हैं तो पोषक तत्व भी शामिल रहता है अशुद्धियों के साथ। ठीक है, और इसको पता नहीं चलता, किसको, ग्लोमेरुलस को। बाद में उनको ये एनालाइज होता है, बाद में ये पता चलता है कि भाई साहब जो मैंने छाना है या जिसको मैंने फिल्टर किया जिस ब्लड को, उस ब्लड में क्या मौजूद है, पोषक तत्व मौजूद है। तो उस पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो दूसरी बार क्या करेगा, फिर से वो क्या करेगा, उसी पोषक तत्व को फिर से क्या करेगा, छान के दोबारा छानेगा, दोबारा फिल्टर करेगा, पोषक तत्व को खींच के निकालेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, रीअब्जॉर्प्शन। क्योंकि एक बार एब्जॉर्ब कर चुका है, एक बार जो पोषक तत्व को निकाल के शुद्ध रक्त में डाल चुका है। ठीक है, और दूसरी बार भी जब एहसास होता है उनको कि मैंने जो है अशुद्धियों के साथ कुछ पोषक तत्व भी इसमें शामिल हैं, तब उसको भी क्या करते हैं, निकाल के क्या किया जाता है, ठीक है, पोषक तत्व को छान लिया जाता है। ठीक है, और इसको कहा जाता है रीअब्जॉर्प्शन। चलिए, ठीक है,
तो ब्लड के अंदर इसको लिख सकते हैं, ब्लड के अंदर अंदर अशुद्धियों के साथ जरूरी चीज भी अशुद्धियों के साथ, ठीक है, पोषक तत्व होने के कारण फिर से क्या किया जाता है, फिर से ब्लड को क्या किया जाता है, ब्लड को छानकर पोषक तत्व को शुद्ध ब्लड में भेज देता है। क्या करता है, पोषक तत्व जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, पोषक तत्व को क्या करता है, शुद्ध रक्त में क्या करता है, भेज देता है, ठीक है। और यही क्रिया कहलाती है रीअब्जॉर्प्शन या पुनः अवशोषण। समझ गए, मैंने कहा वो पुनः अवशोषण, ठीक है। एक बार भाई साहब ने क्या किया, छानने के बाद पता चला कि जो अशुद्धियां हैं उसमें भी पोषक तत्व शामिल है, और उसी पोषक तत्व को निकालने की जो क्रिया है, ठीक है, फिर से उस पोषक तत्व को दोबारा जो है निकालने की क्रिया है, वो क्या कहलाता है, पुनः अवशोषण। उसको वो भूल जाता है कि मैं जो छाना हूँ वहाँ पर अशुद्धियों में पोषक तत्व भी शामिल है, न्यूट्रिशन भी शामिल है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन। चलिए, तो ये क्रिया जो है किसके अंदर आपको देखने को मिलती है, ये प्रॉपर ये नेफ्रॉन की जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। और खासकर इसका क्या जो बोमन संपूर्ण कोशिका कोश का मेन कार्य है यहाँ पर, ठीक है। अब बोमन कैप्सूल, ये जो प्याले के आकार की जो संरचना देख रहे हैं, जहाँ पर इस अशुद्धियों को क्या किया जाता है, छान कर रखा जाता है, वहाँ पर उसको हम कहते हैं बोमन कैप्सूल या बोमन संपूर्ण, ठीक है। चलिए, तो ये तो थी कुछ बातें किससे रिलेटेड, उस सर्जन के प्रकार के अंदर, मानव सर्जन तंत्र के अंदर ये रिलेटेड बातें हैं, जहाँ पर हमने देखे नेफ्रॉन का प्रोसेस, ठीक है, किडनी का प्रोसेस। देखिए, आप जो है घर में जाके एक बार बुक पलट के देखिए, आपको और अच्छे से समझाएगा, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए जो भी बातें हैं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम चलेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जहाँ पर आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम important facts related to एग्जाम, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि वन डे एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, पहली बातें, ठीक है, देखिए, याद रखिए, हमारे जो यूरिन है या हमारा जो मूत्र है, मूत्र में यूरिया की जो मात्रा है, किसकी, यूरिया की जो मात्रा है वो कितनी होती है, भाई, यूरिया की मात्रा लगभग 2 से 3% यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, 20 से 40 mg/100, ठीक है। 100 ml में लगभग 2 से 40 mg क्या देखने को मिलता है, आपका जो यूरिया की मात्रा देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, कहाँ में ये, सॉरी, 2 से 3% क्या है, ये हुआ ब्लड में, याद रखिए 2 से 3%, ठीक है, क्या देखने को मिलती है,
मूत्र में यूरिया की मात्रा। और यहाँ पर कुछ पानी आपको देखने को मिलेगा, तो पानी कितना परसेंट रहेगा, जाहिर सी बात है इसके अंदर अगर 95% लगभग 90 से 95% लगभग क्या रहेगा, पानी रहेगा। कहाँ पर, मूत्र में। वहीं पर दूसरी ब्लड, ये मूत्र में, और हमने क्या छाने, ब्लड, क्या छाने हैं, ब्लड। तो ब्लड में यूरिया की मात्रा, कभी ये भी आपको देखने को मिलते हैं, ब्लड में यूरिया ब्लड में यूरिया की जो मात्रा है वही है कितना, 20 से 40 mg पर 100 ml, ठीक है, पर 100 ml ब्लड। क्योंकि एक बार में हमने क्या कहा था, एक बार में हमारा जो ब्लड है 1 लीटर, किसका, 1 लीटर ब्लड का कितना परसेंट छानते हैं, सिर्फ 10% क्या किया जाता है, छानते हैं। कितना है, 10% छानते हैं, ठीक है, 1 लीटर ब्लड, ठीक है, तो 1000 ml बोल सकते हैं, उसका 10% जो है 100, ठीक है, तो उसका जो है आप कितना छानते हैं, 10% छानते हैं, 100 ml छानते हैं, ठीक है। और जो 100 ml ब्लड में छानते हैं एक बार में, उसमें जो यूरिया की मात्रा है उसमें 20 से 40 mg जो है, मिलीग्राम जो है, उतना जो है क्या रहता है, यूरिया की मात्रा देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, तीसरी बात, एक चीज जिसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजी, याद रखिए क्या है, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। और नेफ्रोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ किडनी, ठीक है, नेफ्रोलॉजी इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ किडनी, या जिसको कहा जाता है किडनी का अध्ययन, ठीक है, या जिसको हिंदी में कहते हैं वृक्क का अध्ययन, या किडनी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, उसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। याद रखिए, नोट कर लीजिए जो भी है, याद रखिए एक चीज और जिसको कहा जाता है न्यूरोलॉजी, ठीक है, क्या जाता है, न्यूरोलॉजी, ठीक है। एक होता है नेफ्रोलॉजी, एक होता है न्यूरोलॉजी, और जो न्यूरोलॉजी है उस न्यूरोलॉजी को हम कहते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है न्यूरॉन का जो अध्ययन किया जाता है, ठीक है, नर्व का, किसका, न्यूरॉन, ठीक है, किसका अध्ययन, न्यूरॉन्स, ठीक है, का अध्ययन, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका नेफ्रोलॉजी। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है, नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी। तो ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि इसका यहाँ खैर मतलब नहीं है, लेकिन दोनों नाम लगभग सेम है, तो कभी आपको कंफ्यूजन होने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो न्यूरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी का मतलब है, जो थे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं ना, तो मतलब जो ब्रेन से जो संबंधित डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसमें हम न्यूरॉन्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है, किसका, नर्व सिस्टम का, न्यूरॉन्स का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब नेफ्रोलॉजी की बात करते हैं, नेफ्रॉन का अध्ययन करते हैं, जहां पर नेफ्रॉन जो किडनी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जब स्टडी ऑफ किडनी बोला जाता है या वृक्क का अध्ययन अगर बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उसको हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी। जब हम नेफ्रॉन का या जो है तंत्रिका तंत्र का हम जब अध्ययन करते हैं, जिसको बोला जाता है न्यूरोलॉजी, ठीक है, जो ब्रेन से क्या है, संबंधित है, ठीक है। तो ब्रेन से संबंधित डिपार्टमेंट को हम न्यूरोलॉजी कहते हैं, और वृक्क से संबंधित डिपार्टमेंट या किडनी से संबंधित डिपार्टमेंट को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। दोनों में बेसिक अंतर है, क्योंकि नाम एक है, तो अब मैं इसको नोट कराया हूँ। चलिए पहली बात है, चौथी बात है, ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट्स याद रखिए। जो किडनी है हमारा, ठीक है, किडनी में, किडनी जो है वो 24 घंटे में कितने, 24 आवर में, 24 आवर में, ठीक है, 24 आवर में क्या करता है, 180 लीटर ब्लड को क्या करेगा, फिल्टर करेगा, ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, फिल्टर करता है, ठीक है, क्या करेगा,
किडनी 24 आवर में 180 लीटर जो है ब्लड को क्या करेगा, फिल्टर करेगा। और आपको पता है शरीर में जो है, शरीर या बॉडी में कितना जो है 5 से 6 लीटर ही, कितना 5 से 6 लीटर ही क्या देखने को मिलता है, ब्लड देखने को मिलता है। ठीक है, शरीर में 5 से 6 लीटर क्या मिलता है, ब्लड होता है। ठीक है, चलिए कुछ बातें और करेंगे। 6 नंबर में हम बात करें तो जो किडनी है, एक चीज और, किडनी 1 मिनट में 125 ml ब्लड को फिल्टर करता है। क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, दो चीज मैंने बताया, दोनों अलग है भाई। ठीक है, मैंने कहा था, ठीक है, ब्लड में, ठीक है, देखिए ब्लड में अशुद्धियां हैं। ठीक है, और ब्लड में जो अशुद्धियां हैं उसके 1 लीटर ब्लड के 10% को एक बार में, ठीक है, मैंने कहा एक बार में क्या करता है, 1 लीटर ब्लड के एक बार में 100 ml को पहले लेगा। ठीक है, उसी को क्या करेगा, छानेगा। ठीक है, और 1 मिनट में क्या करेगा किडनी, 1 मिनट में 1 मिनट में क्या करेगा, 125 ml ब्लड को क्या करेगा, फिल्टर करेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये बात हुई। नेक्स्ट है, चलिए कुछ चीजें, मनुष्य जो है या मानव जो है 24 आवर में क्या है, 24 आवर में 1.5 लीटर मूत्र क्या करता है, त्यागता है। मूत्र क्या करता है, त्यागता है। ठीक है, चलिए ये बात हुई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चलिए साथ ही साथ यूरिन का, ठीक है, यूरिन का पीएच वैल्यू या पीएच मान याद रखिए 6 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और 6 कहने का मतलब ये एसिड हुआ, एसिडिक हुआ। ठीक है, कहने का मतलब अम्ल होगा, अम्ली होगा, ये चीज मैंने बताया था। चलिए चलिए साथ ही साथ एक चीज है जिसको बोलते हैं यूरे, एक बीमारी है यूरेमिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूरेमिया। और इसको कहते हैं ब्लड में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर। ये बीमारी हो जाती है जब ब्लड में क्या होगा, यूरिया की मात्रा क्या हो, अधिक हो, अधिक होने पर। ठीक है, ठीक है, एक प्रकार का जो है बीमारी है। ठीक है, एक प्रकार का रोग है जिसको हम कहते हैं यूरेमिया। ठीक है, और यूरेमिया, ठीक है, ब्लड में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर ऐसी बीमारी क्या हो जाती है, हो जाती है। चलिए साथ में एक नाम याद रखिए, यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम पिगमेंट, पिगमेंट। ठीक है, और यूरोक्रोम पिगमेंट का कार्य करने का मतलब ये क्या है, ठीक है, यूरिया में, सॉरी, यूरिन में जो है येलो कलर, यूरिन में जो येलो कलर आपको दिखाई देता है, ठीक है, वो किसके कारण से होता है, ये यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, साथ ही साथ यूरिन में ग्रंथ होता है, वो किस नाम कारण होता है, क्रिएटिन। ठीक है, क्रिएटिन नामक जो है क्या है, क्रिएटिन पदार्थ। ठीक है, क्रिएटिन नामक पदार्थ के कारण जो है यूरिन में क्या देखने को मिलता है, यूरिन में, ठीक है, जो गंध देखने को मिलेगा। ठीक है, गंध। ठीक है, तो यूरिन में ग्रंथ होता है, क्रिएटिन नामक जो है क्या है, पदार्थ के नाम से होता है।
नेक्स्ट है विटामिन सी। एक चीज विटामिन सी, और विटामिन सी क्या पाया जाता है? यूरिन में। ठीक है, किस में पाया जाता है? यूरिन में। यूरिन में पाया जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन यूरिन में मिलता है, पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए चलिए कुछ और बातें। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और बातें हैं। किडनी में स्टोन, कभी कभी आप देखे होंगे जो है किडनी में क्या देखने को मिलता है? किडनी में स्टोन या किडनी में पत्थरी। ठीक है, स्टोन कहने का पत्थरी। ठीक है, स्टोन या जो पथरी होने की जो है वो किससे होता है? याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कैल्शियम ऑक्सलाइट किससे होता है? CaC2O4। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, किसके कारण? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। किसके कारण होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण आपको यहाँ पर किडनी में स्टोन देखने को मिलता है। ठीक है, और स्टोन को दूर करने के लिए, ठीक है, एक तत्व का यूज किया जाता है। अब वो तत्व है Mg, जिसको कहा जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, किस? मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीज और मैग्नीशियम में अंतर है भाई। एमिन मैग्नीज कहा जाता है और Mg मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, मैंने कहा Mg स्टोन को क्या करता है? दूर करता है। स्टोन या पथरी के इलाज हेतु। ठीक है, स्टोन या पथरी के इलाज हेतु क्या यूज किया जाता है? मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। ठीक है, यूरिन निर्माण में याद रखिए जो है यूरिया निर्माण में और जो है 3 एटीपी जो है ऊर्जा खत्म होती है। 3 एटीपी एनर्जी खर्च होती है। चलिए, तो ये सारी बातें हैं। मैं एक बार जो है कंटिन्यू पढ़ देता हूँ क्या क्या चीजें मैंने यहाँ पर लिखा है। मूत्र में यूरिया की मात्रा 2 से 3% देखने को मिलता है। ठीक है, और वहीं पर जो है लगभग, ठीक है, लगभग जो है पानी जो है कितना परसेंट है? 95% पानी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्लड में यूरिया की जो मात्रा है वो 20 से 40 mg पर 100 ml। ठीक है, पर 100 ml में क्या है? 20 से 40 mg आपको क्या देखने को मिले? ब्लड में यूरिया की मात्रा। ठीक है, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी, किडनी के जो है अध्ययन को हमने क्या कहा था? नाम दिए थे नेफ्रोलॉजी। और आप कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हमने एक नाम भी दिया जिसको कहा जाता है क्या है? न्यूरोलॉजी। और न्यूरोलॉजी कहने के बाद न्यूरॉन का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। ठीक है, किडनी 24 हावर में 180 लीटर ब्लड को क्या करता है? फिल्टर करता है। ये याद रखिए, शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड उपस्थित रहता है। ठीक है, किडनी एक मिनट में 125 ml ब्लड को फिल्टर करेगा। मनुष्य 24 आवर में 1.5 लीटर ब्लड त्यागता है। यूरिन का pH 6 होता है या फिर एसिड। ठीक है, अम्लता होती है। ठीक है, यूरेमिया नामक एक बीमारी हो जाती है। वो किसके कारण से देखने को मिलता है? वो ब्लड में जो है यूरिया की मात्रा अधिक हो जाने से, ठीक है, क्या होता है? यूरेमिया नामक बीमारी होता है। यूरोक्रोम पिगमेंट, यूरोक्रोम वर्णक, ठीक है, यूरिन में जो है येलो कलर
आप जो दिखाई देता है, ठीक है, यूरिन में, वो यूरोक्रोम पिगमेंट के नाम से होता है। क्रिएटिन पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जिसके कारण से, ठीक है, यूरिन में दुर्गंध या जो है गंध आपको जो आती है, वो क्रिएटिन जो है पदार्थ के नाम से। विटामिन सी पाया जाता है यूरिन में। आपको कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। किडनी में स्टोन या पथरी होने से, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलाइड कहलाता है, ठीक है। इसकी जो है किसके कारण से होता है? कैल्शियम ऑक्सलाइड के कारण किडनी में जो है पथरी आपको देखने को मिलता है। मैग्नीशियम जो है इसी पथरी को हटाने के लिए या इसके इलाज के लिए मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। और यूरिया की जो है निर्माण में 3 एटीपी एनर्जी खर्च होती है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये क्या है भाई? ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वही है, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर? ये प्रॉपर जो है किसका है, ठीक है। तो ये लगभग आपका चैप्टर कौन सा, जो सर्जन तंत्र है, वो चैप्टर लगभग ये खत्म होता है, ठीक है। और इसके बाद जो पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो है बात करेंगे भाई किसके बारे में। चलिए, हम बात करेंगे इसके बाद जो है जेनेटिक्स वाले पार्ट, ठीक है। पहले हम देखेंगे जेनेटिक्स वाले पार्ट, और जेनेटिक्स वाले पार्ट के बाद हम बात करेंगे उसमें जो तंत्रिका तंत्र, ठीक है। चलिए, आगे की क्लास जो होगी, ठीक है, तो आज तो ये खत्म हो गया है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास होगा वो हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास, वो क्लास में हम बात करेंगे जेनेटिक्स का, ठीक है। क्या है? जेनेटिक्स, या जिसको कहा जाता है अनुवांशिकी, ठीक है। अनुवांशिकी, वांशिकी, ठीक है। तो अनुवांशिकी या जेनेटिक्स का पार्ट हम लेके आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मुझे लग रहा है कि आपको जो है प्रॉपर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं समझ आएगा तो आप जो है इसके बाद कुछ दिन बाद जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, मेरा लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो मैं जेनेटिक्स वाला पार्ट जो है स्टार्ट करूँगा लाइव क्लास से ही, ठीक है। तो देखिएगा उसमें, ठीक है। चलिए, जेनेटिक्स या अनुवांशिकी, तो चलिए चलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जेनेटिक्स या अनुवांशिकी वाले पार्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं बाद में।